वो लाजिम बात है, वो इंडिया उसके काबिज है तो इंडिया को ही ज्यादा वो फायदा मिलेगा कि आर्टिकल 370 के तहत वो उस पर काबिज हो चुके हैं। पहले तो ये कश्मीरियों का हक है, ना कि हिंदुस्तान का। तो आर्टिकल 370 जिस तरह हमें एलाबोरेट किया जाता है बेसिकली वो था नहीं, उस तरह से नहीं था। यूएन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। कुछ रोज पहले मैंने एक वीडियो की थी कि 5.9 मिलियन टन लिथियम निकला है हिंदुस्तान के जम्मू से। जी हाँ, लेकिन जब कुछ ही रोज में हिंदुस्तान के अंदर उसकी माइनिंग का प्रोसेस और ज्यादा जोरों शोरों से शुरू होगा और उसके ऊपर प्रोडक्शन काम करेगी, तो क्या दूसरी जानिब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इसी तरह मुंह खोल के देखता रहेगा या ये लोग भी अपने ज़खायर को बाहर निकालने का सोचेंगे? उस लिथियम का पाकिस्तान के कश्मीर पे क्या इफेक्ट आएगा, इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, क्या ख्यालात हैं उनके, और जो जम्मू से लिथियम निकला है आने वाले टाइम में इंडिया के लिए वो कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, इन तमाम सवालों का जवाब देंगे पाकिस्तानी अवाम से। इस बारे में मेरी क्या राय है ये आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद मलिक। अब्दुल वाजिद मलिक। सर, मेरा सवाल ये है कि कुछ ही रोज़ पहले की बात है, हिंदुस्तान के जम्मू से लिथियम निकला है 5.9 मिलियन टन के हिसाब से, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है। इससे पहले यूएस भी लिथियम सर्च कर रहा था, उनको भी कहीं से नहीं मिला। और अगर बात करूँ पाकिस्तान की, तो हमने यहाँ पे कभी माइनिंग पे फोकस ही नहीं किया। किस तरह देख रहे हैं हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अचीवमेंट को, इतनी बड़ी नेचुरल रिसोर्स वहाँ से जो है ना ढूंढी गई है? सबसे पहले तो हम इस पे ना इस सवाल को भी दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ये है कि ये हिंदुस्तान का वो ऑक्युपाइड बाय कश्मीर है, उस पे मकबूजा हो चुका है। उनके आर्टिकल 370 के तहत वो उस पे काबिज हो चुके हैं। हालांकि यूएन के जो करारदाद थी उसके मुताबिक जो कश्मीर है वो कश्मीरियों को उन्हें जो उनके मुताबिक उनकी उमंगों के मुताबिक उन तक पहुंचना चाहिए था और ये कश्मीर का होना चाहिए था, जिस पे हम जो है हम भी खामोशी तारी की हुई हैं। और जब हमारा पीएम थे हमारे इमरान खान साहब, वो भी जो है यूएन में भी एक तकरीर कर दी थी। उसके बाद हमने प्रैक्टिस की थी, आधा घंटा उनके साथ खड़ा होते थे कि उनके हम इदारे यकजहती करते थे। सबसे पहले तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे जो ज़खायर हैं मादनियात के, वो वैसे भी बड़े सगीर में इंडो पाक में बहुत ज़्यादा हैं और इंडिया ने इस पे जो है वो किया है। तो इस पे सबसे पहले तो ये कश्मीरियों का हक है, ना कि हिंदुस्तान का। तो इससे एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा कि जो आगे जो हम ये पूरा जो खित्ता है वो एनर्जी क्राइसिस का शिकार रहा है। इससे सबसे ज़्यादा वो लाज़िम बात है, वो इंडिया उसके काबिज़ है तो इंडिया को ही ज़्यादा वो फ़ायदा मिलेगा। सर, आपने कहा कि हमेशा से जो है ना वो क्राइसिस का शिकार रहा है, तो क्राइसिस का शिकार आपको बताती चलूं कि हमारे पास जो कश्मीर है पाकिस्तान ऑक्युपाइड वो ज्यादा रहा है। हिंदुस्तान वाले कश्मीर की बात करूं तो वहां के अंदर वहां पे पानी के लिए, डैम्स के लिए इन्वेस्टमेंट जितनी इंडिया कर चुका है आपके सामने होगी। अदर देन दैट, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज उन्होंने रेलवे का वहां बना दी और भी ना जाने कितनी डेवलपमेंट्स ऐसी कर दी हैं कि पूरी दुनिया सबसे बड़ी बात, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है 2023 में, उसकी मीटिंग वो लोग कश्मीर में रखने जा रहे हैं। इतना हाईलाइट किया उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपने कश्मीर को। दबाया तो हमने हुआ है, टूरिज्म की हद तक महदूद तो हमने अपने कश्मीर को किया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी आपने ना वो ज़रा थोड़ी सी आपको रिसर्च की ज़रूरत है कि वहाँ जो उनके पास कश्मीर का पार्ट है वो ज़्यादा है, हमारे पास एक चौथाई है। तो सर, लेकिन बल्कि बल्कि ये बात तो ज्यादा काबिल गौर है कि अगर हमारे पास चौथाई हिस्सा है तो हमें तो उसकी ज्यादा खैरियत मतलब रखनी चाहिए थी, ज्यादा जो है उसको हिफाजत से रखना चाहिए था। अगर उनके पास ज्यादा, आपको पता है ज्यादा हिस्से को संभालना ज्यादा मुश्किल होता है। हमेशा पाकिस्तानी मुझे ये भी कहते हैं कि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए ग्रो कर रहे हैं। भाई वो ज्यादा में भी ग्रो करें, आप कम को भी स्टेबल नहीं कर पा रहे तो। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपकी बात से ये जुज़वी इत्तेफ़ाक करता हूँ। कश्मीर तवज्जो चाहता है और हमें तवज्जो देनी चाहिए। और जो ख़ासकर हमारे पास जो छोटा-सा जो हिस्सा है, जिसे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, उस पे हमें उसकी जो सारी डेवलपमेंट है, उस पे तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरा, आपने पहले सवाल में ये बात की थी कि क्या हम क्यों फ़ोकस नहीं करते? हम फ़ोकस करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। हम मादनियात पे, जैसा कि रेकोडेक के ज़खायर बलूचिस्तान से निकले थे, उससे पहले चिन्योट से निकले थे, उससे उससे भी पहले अगर आप देखें तो हमारे पास इस वक्त एनर्जी के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो थर में कोयले के ज़खायर हैं।
इस वक्त हमारे ये जो जोराबाद खुशाब के पहाड़ हैं, मियाँ वाली के मकड़वाल के पहाड़ हैं, वहाँ पे निकल रहे हैं, कोयला निकल रहा है, हम वो उसे यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। आज भी हम इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका से कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान से कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम वो जो मादनियात के ज़खायर हैं, खासकर एनर्जी के हवाले से, हम उसको उस हवाले से यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम वो माइन कर भी चुके हैं तो इसकी ज़रूरत है। और जो आपका सवाल पहले है कि इस लिथियम का, तो ये लिथियम जो आगे जो हमारी जो एनर्जी की फॉर्म है, वो इसी में जो है जदीद जो है जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। हम कोयले से गैस पे आए थे, गैस पे फिर वो ऑयल पे चले गए, अब ऑयल से हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक के लिए लिथियम एक बड़ा जो है ना एक अच्छा भी है और यूजफुल रहेगा, और ये पूरे खत्ते के लिए बेहतर रहेगा। खासकर अगर हम आज हम हमारे यहाँ पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान डेफिनेटली मुख्तलिफ जगह पे अगर इसकी सब्जियों की बात करें, क्राइसिस का शिकार है, बहरान का शिकार है। हम तिजारत नहीं करते, हम आज भी जंग की बात करते हैं, हम अमन की बात नहीं करते। एक दफ़ा एक मुहिम चली थी, वो एक मीडिया हाउस ने बनाई थी, अमन की आशा, वो भी जो है ना सबोताज हो गई। तो इस तरह की जो है ना ज़रूरत है कि हमें जो मिल बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो सरहदें हैं, ये सरहदें सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि आपकी जो है वो एक नज़रिए के तहत आप अलहदा तो हो गए हैं, लेकिन तिजारत कर सकते हैं। और हर सही है मुल्क सर, लेकिन यहाँ पे आके पाकिस्तानियों की हमेशा से अनाज जो है बहुत बड़ा फैक्टर रही है। अच्छा, अब जो मैंने आपको पहले बताया कि 5.9 मिलियन टन जो है वहां से निकला है, लिथियम निकला है, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? सबसे पहले आप देखें कि आज से एक दिहाई या डेढ़ दिहाई पहले चले जाएं, तो इंडियन गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी थी? सही है, ठीक हमारे है। बराबर या शायद हमारे जितनी थी। हाँ, और आज वो देखें और हम कहाँ पे चले गए, हम हमारा रुपया डीवैल्यू होता जा रहा है। मैं कुछ अर्सा पहले था फॉरेन था, तो मैं बड़ा ही वो हैरान हुआ कि मैंने जो रियाल उस वक्त परचेज किया था, गालबन मैंने 60 रुपीज़ का किया था, और जो इंडियन रुपीज़ था वो 22 रुपए का उन्होंने परचेज किया था। मैं सऊदी रियाल की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह बांग्लादेश ने जो हमारा हिस्सा था, हमारा मशरकी पाकिस्तान था, उसमें वहाँ पे उन्होंने कोई 38 रुपीज़ का। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो एक हम हजूम है ना, वो अभी तक कौम नहीं बन सके, और इसमें हमारे साथ हुकूमत भी नहीं खड़ी हुई। अगर दूसरा आपने पूछा है कि हिंदुस्तान कहाँ पे खड़ा होगा, हिंदुस्तान बड़े तेजी से तरक्की कर रहा है, और ये उन पे हम इस तरह की मादनियात, जिस तरह रेकोर्ड एक निकला था, तो हम उससे इस्तिफादा करते, हम इस्तिफादा नहीं करते। लेकिन वो लोग टूरिज्म को भी, केरला को देख लें, कश्मीर को देख लें, वो कर रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और वो साथ माइनिंग कर रहे हैं। उनके सहल समुंदर तो देखें, हमारे यहाँ पे ये कराची का सहल तो देखें, वहाँ पे जाने को दिल नहीं करता, गंदगी के ढेर होते हैं। तो ज़रूरत है इस समर की, अगर इनफरादी तौर पे हमें ज़रूरत है एक कौम बनने की, और इज्तिमाई तौर पे हुकूमत को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, और हमारी जो तरक्की की जो शरह है वो बढ़ सकती है अगर हुकूमत संजीदा इकदामात करे। सर, हमेशा पाकिस्तानी अवाम तैयार रहती है ब्लेम गेम खेलने के लिए। कभी यहाँ पे हालात बुरे हो गए, बिजली नहीं है या पानी का काल है, तो कह दिया कि हिंदुस्तान जिम्मेदार है, अब यूएसए जिम्मेदार है, अब हमारे पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, और पॉलिटिशियंस कहते हैं कि अब अवाम जिम्मेदार है और अब फला मुल्क। मुझे बताएं, ये सारे सिनेरियोज कब तक चलते रहेंगे? कब तक हम अपनी गलतियों को ओन नहीं करेंगे और यहाँ पे कुछ करके नहीं दिखाएंगे? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सबसे पहले हमें एक कौम बनना चाहिए। और जैसा कि अब जब हम जाते हैं कि जब ये पार्टीशन हो रही थी, उस वक़्त हम एक कौम थे। वो जो हजूम था, एक कौम बन गया था, और वो नज़रिए के तहत हमने वो जो है ना एक पूरा मुल्क लेके दिखा दिया था। अब हम जो है ना बढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ तबक़ात में बटी हुई हैं, मसलकों में तक़सीम हो चुके हैं, और हमारे यहाँ लिसानियत में हम बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें खुद जो है ना ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। ये तब्दीली की शुरुआत अपने से शुरू होती है, ये बातों से नहीं होती। हम बातें करते हैं, अमल नहीं करते, हमारे कौल फ़ैल में तज़ाद है। सबसे सबसे बड़ा हमारा फ्लॉ ही ये है कि हम बातें करते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, हम बातें करते हैं, हम अमल नहीं करते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिंदुस्तान कुछ ही महीनों में या कुछ ही रोज में उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा। पूरी दुनिया में जो है पहले ही बोलबाला उनके इसके लिथियम निकलने से ही हो चुका है। आने वाले टाइम में जब इस पे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि लोग उनको किस नज़र से देखेंगे। मुझे बताएं, उनके साथ उनके बाजू में ही हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है, क्या हमें वो देख के कुछ सीखना चाहिए? उनका कश्मीर को ग्रो होता देख के हमारे कश्मीर की कुछ हालत बदल पाएगी या नहीं? हमारे कश्मीर, पहली बात मैं वही पहले भी अर्ज़ किया था कि जो उन्होंने आर्टिकल 370 लगाया था, वो उस पे काबिज़ हो गए थे।
हम अभी तक जो है हमने कश्मीर को एक आज़ाद और जुदागाना हैसियत दे रखी है। सर आपको नहीं लगता आर्टिकल 370 जिस तरह हमें एलाबोरेट किया जाता है बेसिकली वो था नहीं, उस तरह से नहीं था। यूएन की अगर आप हिस्ट्री, आपने अभी बात की थी, उठा के देखें तो हिस्ट्री कुछ तब्दील है। जिस तरह से आज हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि कश्मीर उनका है, इतने दावे से वो पूरी दुनिया के सामने इस बात को मानते हैं, तो हिस्ट्री जो हमारे यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है बेसिकली वो हिस्ट्री ओरिजिनल है ही नहीं, वो हमने अपनी मर्जी से तब्दीलियाँ की हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं यहाँ पे भी मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता, जुज़वी इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई जो हमें मुतालिया पाकिस्तान खासकर पढ़ाया जाता है, दर हकीकत वो नहीं है, हकायक कुछ और हैं जिन पे हमें गौर व खोज भी करना चाहिए और ख़ुद भी रिसर्च करनी चाहिए। और दूसरा आपने कहा था कि हमारे यहाँ पे कश्मीर में भी इस तरह के ज़खायर होंगे या नहीं होंगे, तो डेफिनेटली वो जो पूरा जो सर्कल है वो मादनियात से माला माल है। जिस तरह वो खूबसूरती में जो है ना दोनों तरफ के जो हिस्से हैं, हम जो ऑक्युपाइड बाय वो जो है इंडिया के हवाले से है, या पाकिस्तान के पास थोड़ा सा जो पार्ट है, वो ये सारे जो इलाके हैं ये टूरिज्म और मादनियात से माला माल है। हमें इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो हमारी अरबाब इख्तियार हैं इनको फौरी इस पे इक़दामात करने चाहिए ताकि हम भी उनसे वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकें। और जो कश्मीरी हैं जो पिस चुके हैं और गुज़िश्ता आप कह सकते हैं पार्टीशन के बाद से उन पे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वो उन्हें उससे रिलीफ मिले और ताकि वो सर कुछ रोज पहले भी मैंने एक लिथियम पे वीडियो की थी जिसमें मुझे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ये जवाब दिया कि वो कश्मीर हमारा है, वहाँ पे लिथियम निकला है, आज अगर वो हमारे पास होता तो वो खजाना हमारे पास से निकलता। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास हिस्सा है ज़खायर तो उसके अंदर भी मौजूद है, माइनिंग तो हमने नहीं की, फॉल्ट तो हमारा है, फिर ये दावा करना कि वो हमारा कश्मीर था जिसमें से ये निकला है, ये तो गलत है। नहीं, अब देखें ना, अगर हम यूएन की बात करते हैं तो कश्मीर कश्मीरियों का है। अब वो उन पे मुनहसर है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात वही आ जाती है फिर 370 की, जो वो उन पे काबिज हैं, वो उनका है, और जो हमारे पास छोटा सा पार्ट है वो हमारे पास है, वो हमारा है। और यहाँ सर पे यही बात जो आपने बीइंग अ पाकिस्तानी कहा ना कि वो उस पे काबिज हैं, वहीं पे इंडियंस कहते हैं कि हमारे पास जो हिस्सा है हम उस पे काबिज हैं। तो मुझे बताएं आपको क्या लगता है कश्मीर है किसका? कश्मीर कश्मीरियों का है। तो फिर हम किस बात की जंग लड़ रहे हैं अगर कश्मीर है उनका? तो देखिए, बात ये होती है कि यहाँ पे जब ये हो रही थी, पार्टीशंस हो रही थी, तो कश्मीर की आप हिस्ट्री रीड करेंगे तो ये कश्मीर पे उस वक्त यूएन जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि कश्मीर को हक खुद इरादियत दिया जाएगा, उसमें वो अपनी मर्जी का फैसला करेंगे कि वो सर पाकिस्तान मेरी के बात साथ। सुने, हाँ मैं एग्री करती हूँ आपकी इन सारी बातों से, ठीक है। आज मैं यहाँ पे ना हर दिन करती हूँ इंटरव्यूज, मैं किसी से भी 90% लोगों से अगर पूछूं कि हिंदुस्तान से नफरत क्यों है, तो पहली वजह पता है क्या है? कश्मीर। बल्कि 99% ही ये जवाब देंगे कि 100% भी यही जवाब देंगे कि पहली और आखिरी वजह हिंदुस्तान से नफरत की कश्मीर है। जब कश्मीर कश्मीरियों का है तो मुझे बताएं दोनों मुल्क आपस में क्यों लड़ रहे हैं 75 साल से? किस नाम की इकोनॉमिक क्राइसिस? यूएस से जो है वो इधर भेज रहा है, हम सियाचिन के बॉर्डरों पे हमारी पता नहीं कितनी फौज, 75% बजट हम अपना फौज पे लगा रहे हैं, डिफेंस पे लगा रहे हैं, एजुकेशन पे 5% लग रहा है। हम इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं अगर कश्मीर ही कश्मीरियों का है? तो किस बात की जंग है दोनों मुल्कों में? देखें, मैं भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बंदा हूँ, लेकिन आपने ये बात गलत की है कि 75% जो है ना दिफा पे लग रहा है। 75% नहीं लग रहा, 40% लग रहा है। इस पे आप सर तस्दीक कर लीजिएगा। आपको लगता है 40% लग रहा है? वो अलहदा आप कह सकते हैं, आप और वे में जा सकते हैं कि वो इंटरफेयर करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं, आपकी बात को इंटरफेयर लेकिन वाली जो बात, बात आप कर इंटरफेयर रहे वाली हैं ना बात, कि मेरी बात सुने, इंटरफेयर वाली 75% लग रहा है, वो 75%। और दूसरा आपने सर कहा मेरी है बात कि सुने, अगर आप 40% लग कश्मीरियों रहा की है, बात कर आप रहे हैं। आपने इस पर अगर रिसर्च की होगी तो आपको पता है 40% लग रहा है। आप मुझे बता सकते हैं बाकी 60% कहाँ लग रहा है? आपको लगता है बाकी 60% में से 10% भी एजुकेशन पे लग रहा है पाकिस्तान में? नहीं, एजुकेशन पे फिर बाकी कहाँ लग रहा मामलात है? है, फिर कहाँ सेहत लग रहा पे है? वो हमारे। अब आप जब देखें, जब एक चीज होती है, आप इनफरादी तौर पे एक इमारत खड़ी करते हैं, ये जो आप हम जिस रूम में बैठे हैं, हम ये बनाते हैं तो 20 लाख में बनता है। अब अगर ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, हम जब कॉन्ट्रैक्ट लेने जाएंगे ना, तो यही 20 के साथ ना एक सिफर और भी लग जाएगी, 2 करोड़ पे चला जाता है। तो हमारे यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। नो डाउट कि वो बहुत ज्यादा खाते हैं, वो उनके कारोबार हैं, उनके पेट्रोल पंप्स हैं, उनके सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, उनके शादी हॉल्स हैं, वो सारे जो है ना दिफा के नाम पे वो बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन बात ये है कि हम जो है, ये हमें जो रटाया गया है कि 80% 75% वो लेते हैं, वो नहीं लेते। हाँ, बाकी हर जगह वो इंटरफेयर जरूर करते हैं। मेरी बात सुने और सर, इंटरफेयर वाली बात तो निकाल दें, चले वो नहीं लेते, आपके मुताबिक वो 40% लगता है हमारे दिफा पे। मुझे बताएं वो 40% किस दिफा पे लग रहा है? क्या हमारी किसी मुल्क से अदर देन इंडिया कोई दुश्मनी है?
ہمیں کسی سے کوئی خطرہ ہے یا ہمارے پاس خزانہ بہت زیادہ سنبھالا نہیں جا رہا. قرضئی تو ہر پیدا ہوتا بچہ 2,70,000 کا قرضئی ہے. کون سے ایسے ذخیرے ہیں جو ہمارے سے سنبھالے نہیں جا رہے. اتنی زیادہ پاپولیشن ہمیں, اتنی کم اکانومی ہے, اور پھر بھی ہمارے فوجی اس وقت سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں. ہر بارڈر پہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے فوجیں کھڑی ہوئی ہیں, کس طرح سے وہ جو ہے نا اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں. کیوں نبھا رہے ہیں؟ اس ملک کے لیے نا, اس ملک کی حفاظت کے لیے. اور وہ حفاظت کسی اور ملک سے ہمیں نہیں کرنی ہے, ہمیں صرف ہندوستان سے کرنی ہے, کشمیر کی وجہ سے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان جہاں پہ واقع ہے جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہمیت کی جگہ ہے. ہمارے اب دیکھیں ہمسائے دیکھیں, افغانستان لگتا ہے, افغانستان میں ہمارے پوری جو ہے نا وہ ایک باڑ بچھا دی گئی ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ کچھ گروپس ہیں, کچھ گروہ ہیں جو دہشت گردی ہوتی ہے. اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو آپ بلوچستان جائیں, بلوچستان میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں. وہاں پہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایف سی اور آرمی کے وہ انڈر آتا ہے. وہاں پہ ایران اور وہاں پہ بھی چمن اس کے ساتھ بھی لگتا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی. اور یہاں پہ یہ سارا جو علاقہ ہے سیالکوٹ کا, اور یہ بہاولپور اور یہ جو علاقے ہیں لاہور, یہ سارا قصور تک یہ انڈیا کے ساتھ لگتا ہے. جہاں پہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں وہاں پہ ہمارے دشمن بھی موجود ہیں. لازمی بات نہیں ہے کہ وہ انڈین ہی ہوں, وہ انڈین افغانستان میں جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اپنے وہ کرندے. اور جس طرح کے لاسٹ ٹائم ہمیں کوئٹہ سے وہ جو ہمارے پاس جاسوس ان کا ہے. سر میری بات سنیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ سینیریوز ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے جب ہم کسی اور ملک کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. کسی بھی ملک پہ انگلی اٹھانا, آج ہم کہیں افغانستان والے ہمارے دشمن ہیں, تو وہ کیوں ہیں ہمارے دشمن؟ ہم نے کبھی اس کیوں کا جواب نہیں ڈھونڈا. ہماری اپنی وجہ سے ہیں وہ ہمارے دشمن. اگر کوئی ملک ہمارے ساتھ بگاڑ رہا ہے, آج آپ کو پتہ ہے ترکی اتنے برے ارتھکویک سے گزر گیا ہے, انہوں نے کہا کہ پوری دنیا سے کوئی بھی پی ایم آ سکتا ہے یہاں پہ ہماری خیر خبر کے لیے. پاکستان کے پی ایم نے کہا کہ پہلے میں کویت جاؤں گا پھر وہاں جاؤں گا. بھائی کویت سے مانگوں گا تو لے کے ترکی جاؤں گا نا. تو مجھے بتائیں ایسے میں ہمیں کیسے, کل کو جب ترکی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا, کیا وہ ہماری مدد کو آئے گا؟ وہ تو انہی ملکوں کے ساتھ ملے گا نا جو ہمارے دشمن ہیں. تو ہم اپنے لیے گڑے خود ہی کھودتے ہیں, پھر ہم ان میں گرتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ ہمارے دشمن ہیں. تو ان سینیریوز کو ہمیں ٹیکل کرنے کے لیے تھوڑی سی برین گیم سے چلنا ہوگا. خیر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بات میں نے لیتھیم سے سٹارٹ کی تھی, تو آنے والے ٹائم میں ڈو یو ایکسپیکٹ کہ پاکستان میں ایسی مائننگ کو پرائورٹائز کیا جائے گا, یا ہم بھی ساری زندگی امپورٹ ہی کرتے رہیں گے؟ امید رکھنی چاہیے, اور اقبال نے یہی کہا تھا, پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. اور امید رکھیں کہ شاید کچھ ایسے لوگ آ جائیں, کچھ ایسے صاحب ارباب اختیار آ جائیں جو عوام کا سوچیں, جو پاکستان کا سوچیں. اور ایسے ہی جو ہے نا, کیونکہ پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے, اس یوٹیلائزیشن کی ضرورت ہے. جو ذخائر نکل چکے ہیں ان سے بھی ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے, اور مزید کے لیے بھی ڈرلنگ کرنی چاہیے, مائننگ کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں کافی ذخائر ہیں. ایسا ہی سر, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا بات کر کے. آپ کی رائے جان کے ویورز یہ تھی, ان کی رائے ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ. فردر ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور بیل آئکن کو کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.